हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस फॉर एजुकेशन। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर्स इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बहुत कुछ पहले सीख रखा है। अब हम लोग को करना क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है पैकिंग एफिशिएंसी। देखो, इससे पहले हम लोगों ने ए और आर में रिलेशन सीखा था कि किस तरह से हम लोग ए और आर में, दैट मीन्स एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर सर्कल, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्यूबिकल सिस्टम में कोई भी अगर दो पॉइंट है, चाहे वो कहीं से भी वो पॉइंट लिया गया हो, वहां पर से आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि रह गया था बताना। इसको सीखने के बाद हम लोग डायरेक्ट किस पर आएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशंस पर। और ये जितना भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पैकिंग एफिशिएंसी के कैलकुलेशंस में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर। क्या देखो, आपके पास जो पहला टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लो कि आपके पास क्या एक क्यूबिकल सिस्टम है और एक यहाँ पर क्या है, इनके बीच में ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस यहाँ पर मान लो ये ए डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देना है। लेकिन कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको फेस डायगोनल का लेंथ पता होना चाहिए। और ऑफ कोर्स अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या फिर बायो के भी हो, तो इस क्यूबिकल सिस्टम में अगर आपको एज लेंथ दे रखा है तो फेस डायगोनल आपको निकालने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। बहुत ही सिंपल वे में आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने करा क्या, सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करा। और हमें पता है कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करा है, ये ड्रॉ किया हुआ लाइन ये किसके पैरेलल है, ये फेस डायगोनल के पैरेलल है और एग्जैक्टली इसके हाफ है, ये भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसका लेंथ तो हमें पता होता है a√2, ये भी निकालना आसान है। ये लेंथ a हो गया, ये लेंथ a हो गया। और ये जो फेस डायगोनल होगा वो फिर क्या हो जाएगा, दिस इज जस्ट लाइक द, ये हाइपोटेनस हुआ ना, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, a² रूट में रहेगा। और उस तरह से आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर फेस डायगोनल का लेंथ निकाल लोगे। इसका लेंथ जो होगा वो एग्जैक्टली इसके हाफ होगा। दैट मीन्स अगर आप a√2 को डिवाइड करते हो 2 से, यू विल गेट द a/√2। ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा मान लो कि c है, तो c से लेकर b तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, a/√2 होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा AC का डिस्टेंस ये तो आपको पता ही है भाई, टोटल लेंथ क्या है a, तो यहाँ पर ये लेंथ क्या हो जाएगा, a/2। अगर आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो लेंथ पता है तो तीसरा निकालना मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन क्या किसी तरह का टफनेस फील होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक आपके लिए वर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करना। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपके पास ये सिस्टम दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट उसी तरह से आपको अप्लाई करना है। कुछ यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है, इसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हो अपने कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मैंने क्या करा, पहले राइट एंगल ट्रायंगल तैयार किया, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास फेस डायगोनल है। सो इसके रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर क्या बता दिया कि इसका जो लेंथ होगा वो a/√2 होगा। रहा इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, a एंड a/2 का ये सम होगा। तो मैंने ये भी बता दिया कि ये क्या हो जाएगा, a + a/2, ये पूरा लेंथ जो बेस है। ऑलराइट, और यहाँ पर हाइपोटेनस का लेंथ आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जो बेस लेंथ है ये हो जाएगा हमारे पास 3a/2 और यहाँ पर a/√2। बस दोनों को सम करके रूट निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पर आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आते क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी में। देखो पैकिंग एफिशिएंसी एक सॉलिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके थर्मल स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बोलोगे कैसे भाई, देखो अगर कोई सॉलिड में बहुत ही अच्छे से पैकिंग है, मतलब पूरी यूनिट सेल, अगर आप एक यूनिट सेल ले रखे हो स्पेस लैटिस में और उस स्पेस लैटिस के यूनिट सेल में अगर एटम बहुत ही क्लोजली पैक्ड है,
तो ऑफ कोर्स उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहा होगा और उस वजह से उसमें क्या है, अट्रैक्शन है और वो क्लोजली पैक्ड है, उसे मेल्ट करना आसान भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होता है किसी भी सिस्टम का, इन जनरल उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। ये सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फिर आप मुझसे ये नहीं पूछ लेना कि डायमंड में तो बहुत कम होता है। ऑफ कोर्स सभी के लिए अप्लाई नहीं होगा, बट इन जनरल मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर देखो पैकिंग एफिशिएंसी हाई होने पर क्या होता है, सिस्टम का भी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू जिसका पैकिंग एफिशिएंसी कम है उसके कंपेयर में। ऑलराइट, सो देखो पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन कैसे किया गया है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। एटम की जगह में आप मॉलिक्यूल यूज कर सकते हो, आप आयन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा बता रहा है कि अगर, क्योंकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के टाइम से क्या करते आए हैं कि भाई हमने डिफाइन करा है कि एटम, मॉलिक्यूल या किसी को भी हम लोग स्फेरिकल फॉर्म में इस तरह से दिखा सकते हैं। और अगर आप स्फेयर को कितना भी क्लोजली पैक्ड कर लो, आपको कुछ यहाँ पर क्या मिलेगा, वॉइड्स देखने को मिलेगा। और वॉइड्स पर हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। Just because of spherical shape of atoms और molecules according to modern quantum theory, यहाँ पर आप मान सकते हो कि इसे हम कितना भी क्लोजली पैक्ड कर ले, इनमें स्पेस रहेगा। 100% स्पेस कहीं भी ऑक्यूपाई नहीं होता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ ना कुछ स्पेस क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म में निकाल रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा तो परसेंटेज ऑफ वॉइड भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट आपको करना क्या है, जो एफिशिएंसी निकला, मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है एक यूनिट सेल में, उसको आपको क्या करना है, 100 से माइनस कर देना है, तो आपको परसेंटेज ऑफ वॉइड भी पता चल जाएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर 1 by 1 क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशन करना जरूरी है और इसे डायरेक्टली रटने से बेहतर है ना कि कैलकुलेशन करते हुए आप समझ लो कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा रटा हुआ क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, समटाइम्स आपको खुद से मेहनत भी करना होता है, कुछ अलग सा ज्योमेट्री दे दिया तब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मैंने पैकिंग एफिशिएंसी डेफिनेशन लिख रखा है। सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए देखो, जब तक हम लोग 2D सिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, याद रखना जो भी एटम है उसको स्फीयर नहीं दिखाकर हम लोग सर्कल की तरह कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा 2D फॉर्मेट है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा सिस्टम है। इसमें पहला यूनिट सेल मैंने दिखा रखा है, इसका जो एज लेंथ है यहाँ पर ए है। ऑलराइट, और ए और आर में जो रिलेशन होगा वो क्या है, ए इक्वल टू 2r, क्योंकि एटम यहाँ पर एक दूसरे को इसी जगह में क्या कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। इसमें मैंने करा क्या है, इसके अलावा कि एक और यूनिट सेल ले रखा है, एक और यूनिट सेल जो कि किस फॉर्म में है, ये हमारा एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और यहाँ पर दो तरह का एज लेंथ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक क्या है हमारे पास, a इक्वल टू 2r, और अगर इस लेंथ को मानो तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 4r। दो यूनिट सेल को लेने का मकसद ये है कि हम लोग दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी सेम आता है या अलग अलग आता है, क्योंकि ये तो दो अलग अलग यूनिट सेल है लेकिन सेम अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो देखो बहुत ही यूनिक रिजल्ट मिलने वाला है, बस आप बने रहो और देखते जाओ। यहाँ पर देखो, अगर मैं पहले वाले का कैलकुलेशन करता हूँ तो पहले वाले यूनिट सेल के कैलकुलेशन के लिए ये हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जो कि आप कैलकुलेट करना पहले ही सीख रखे हो 2D सिस्टम के लिए। सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, एंगल मेथड यूज करते हैं, या फिर आप जस्ट देखकर भी बता सकते हो कि इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आएगा, 1। और इस एटम को मैं सर्कल की तरह कंसीडर कर रहा हूं, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 सर्कल या फिर 1 एटम दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये 2D सिस्टम है तो यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ यूनिट सेल विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे यहाँ पर पुट कर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, मैंने स्पेस रखा था, स्पेस में आप एरिया भी पुट कर सकते हो और वॉल्यूम भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम। हमारा 2D सिस्टम है या फिर 3D। 2D होगा तो एरिया में दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब यहाँ पर आप टोटल एरिया ऑफ यूनिट सेल लिखोगे तो ए स्क्वायर, और इसी जगह जरूरत पड़ रहा है ए और आर का रिलेशन।
क्योंकि ए स्क्वायर और आर स्क्वायर ऐसे तो कटने वाला नहीं है, कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो हमें करना क्या होता है, इस जगह में ए और आर के रिलेशन में जरूरत पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, ए और आर के रिलेशन पहले सिखाया कि भाई अलग अलग सिस्टम में ए और आर के रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जहाँ एटम टच करता है वहीं से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा, ए इक्वल टू 2r है, तो ए स्क्वायर जगह में मैंने पुट करा, और जब मैंने कैलकुलेट करा देन हमें क्या मिल रहा है, 78.5% मिल रहा है। अब स्टूडेंट को क्या होता है कि उन्हें और कुछ जानना है, जहाँ देखना है कि क्या इसका कैसा आ रहा है रिजल्ट। जब मैंने यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पर कुछ अलग सा नहीं आ रहा है, एकदम सेम रिजल्ट। देखो सारा कुछ मैंने इसी तरह से किया। यहाँ पर ऑफकोर्स 2 एटम है, कॉर्नर का यहाँ पर एक हो गया हाफ एंड हाफ, 2 एटम, तो 2 एटम के रेशो में 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर रेक्टेंगल होगा नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा, एंड यू विल गेट द 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 एटम है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और यहाँ हो जाएगा a इंटू बी, a इक्वल टू 2r है, देख सकते हो यहाँ पर मैंने रिलेशन दिखा रखा है, और b इक्वल टू क्या है, 4r है। सो उसके रेस्पेक्ट में बोल सकता हूँ कि इन सभी वैल्यू को पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 78.5%, सेम रिजल्ट, एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड क्या आ रहा है, 21.5%। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर द यूनिट सेल डज नॉट मैटर, आपने कौन सा यूनिट सेल यहाँ ले रखा है उस पर पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड किस पर फिर कर रहा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी डिपेंड कर रहा है अरेंजमेंट पर। आप बोलोगे भाई कैसा अरेंजमेंट है इसका, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ए टाइप का अरेंजमेंट है। ए टाइप का अरेंजमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से पीरियड खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली उसके नीचे दूसरा यहाँ पर पीरियड शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक रो हमारा खत्म हुआ तो दूसरा रो शुरू हो रहा है, दूसरा रो खत्म हो रहा है, तीसरा रो शुरू हो रहा है, वो एग्जैक्टली एक दूसरे के बिलो एंड अबव में मौजूद है, स्टैकिंग मौजूद है। तो ये चीज आपको समझना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। अब एग्जाम में किसी भी तरह का इसमें दे दे, पैकिंग एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी ज्योमेट्री दे दे। आपको ए टाइप का बोल दे, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D दे दे तो क्या होगा 78.5, या ए टाइप का बोल दे 2D फॉर्म में तो भी 78.5 पैकिंग एफिशिएंसी। अब कंफ्यूज नहीं करना, चाहे कोई भी ज्योमेट्री इस तरह का अरेंजमेंट में दे दे, पैकिंग एफिशिएंसी दैट विल बी ऑलवेज सेम। वहां कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना, ये चीज ध्यान में रहेगा, एक चीज ध्यान में रहेगा, फिर बाकी सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसी तरह का सिस्टम हमारे पास और भी है। यहां पर HCP इन 2D, HCP इन 2D में यहां पर आ जा रहा है क्या, देखो HCP इन 2D में जो अरेंजमेंट होता है ना वो AB टाइप का अरेंजमेंट है। देखो एक यहाँ पर रो यहाँ पर खत्म हुआ और इसके बाद जस्ट यहाँ पर ये दूसरा शुरू हो रहा है, बट ये एक दूसरे के एग्जैक्टली स्टैकिंग पॉइंट पर नहीं है, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्टली वन अनदर ये मौजूद नहीं है, इनका पोजीशन अलग अलग जगह है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये वापस से उसी तरह से रिपीट हुआ है जैसे ऊपर देख रहे हो। तो इस पर आपको क्या कहना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये AB टाइप का इंटरेक्शन ये है, पैकिंग है 2D फॉर्म में, ये हमारा A होगा देन B, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा A हो गया, दूसरा हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये B हो जा रहा है, देन अगेन A देन अगेन B। अब इसमें हमारे पास क्या है, ये मैंने दिखा रखा है, ऑलरेडी दिखा रखा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास एक हेक्सागोनल है, मुझे इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, और एक मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, एक ट्रायंगल फॉर्म में बना रखा है, कोई भी दूसरा ज्योमेट्री दे सकता है। ऑलराइट, तो इन दोनों का मैं पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। देखो इसमें ये यूनिट सेल हम लोग कंसिडर नहीं करते, ऑड नंबर वाला जो एजेस होता है, साइड्स होते हैं, उन्हें हम लोग यूनिट सेल कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, बट जस्ट मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में मैं इसे बना रखा हूँ। यहाँ पर देखो इसको फर्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ऑफ कोर्स सेकंड के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे उसमें भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। एक बार आप खुद से ट्राई करना,
मैं आपको बता दे रहा हूं, इन दोनों केस में परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 90.0% आएगा, 90.05% आएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सारा का सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हो जाता है 6 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू √3/4, यहाँ हो जाएगा a²। ए और आर भी रिलेशन आपको पता चल रहा होगा, a = 2r हो जाएगा। और यहाँ पर एरिया निकालने के बाद, एरिया मतलब यहाँ पर पूरे यूनिट सेल का एरिया जब आप निकाल लोगे, तो उसके बाद करना क्या है, जितने एटम्स यहाँ पर मौजूद है उसका एरिया निकाल लेना। और जब एटम्स का एरिया निकल जाएगा तो एटम्स का एरिया टॉप में रखना, मतलब न्यूमरेटर में रखना, और डिनोमिनेटर में किसे रखना, एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 करना। आपको एग्जैक्टली यही रिजल्ट मिलने वाला है। ऑलराइट, तो ये चीज आप लोग कर लोगे। एक एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आया था, और ये कुछ हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है कि भाई व्हाट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम। भाई इसका कैलकुलेट करने मत लग जाना कि यहाँ पर ये इस तरह का अरेंजमेंट है तो चलो ना यहाँ पर कुछ पैरेललोग्राम का या कुछ इक्वेशन लगाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है, ये कैसा अरेंजमेंट है, ए बी अरेंजमेंट है। और अगर ध्यान से देखोगे तो रिपीटेशन के बाद वो उसी तरह का शेप में आ जा रहा है। देख लो, मैंने नए बॉल्स को फिक्स किया इसके अकॉर्डिंग, और हमें क्या मिल रहा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ अरेंजमेंट देखना है, चाहे वो इनकम्प्लीट इस तरह से ही क्यों ना दिया हो। यहाँ पर भी तो ये चीज बन रहा है, जो शेप यहाँ आप देख रहे हो, क्या वो यहाँ नहीं बन रहा है, क्या यहाँ भी बन रहा है। बस इसी 4 एटम को निकालकर यहाँ दिखाया गया है और पूछ दिया गया क्या कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। तो एग्जाम में इसको कैलकुलेट मत करने लगना, फिर याद मत करने लगना कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी 3D सिस्टम के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं किए, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है सिंपल क्यूबिक के लिए वो भी बताया गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्यूबिक में कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में एटम एक दूसरे को टच करता है। यहाँ पर मैंने टचिंग पॉइंट पर इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक तरह का ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज पता होना चाहिए कि ये कॉर्नर एटम और ये कॉर्नर एटम ऑफ कोर्स ये एक दूसरे को टच कर रहा होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि A इक्वल टू क्या हो सकता है, 2R हो सकता है। ये सारा रिलेशन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। रहा यहाँ पर आपको पता है कि फैक्टरी नंबर ऑफ एटम्स 1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 8 कॉर्नर एटम है और सभी का शेयरिंग कितना होता है 1/8। सो इसीलिए यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया 1। क्योंकि ये 3D सिस्टम है तो यहाँ पर एटम को स्फीयर की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, और स्फीयर की तरह अगर कंसीडर करते हो तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। और क्यूबिकल सिस्टम है, ये यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिकल सिस्टम वाला है, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज A³। ये हमारा क्या होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ये एक लेयर बना एंड एग्जैक्टली इसके ऊपर जो स्टैकिंग मौजूद है वो दूसरा लेयर है। तो ये एक तरह का क्या है, AA टाइप का लेयर मौजूद है, लेयर रिपीटेशन है। तो एग्जाम में आपको बोल दे कि 3D सिस्टम है और AA टाइप का यहाँ पर लेयर मौजूद है क्यूबिकल सिस्टम का, तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा। तो आपको इसी तरह से प्रोसीड करना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि इसका नाम कैसे दिया जा रहा है। बहुत ही सिस्टम सिंपल है, एक लेयर बना दूसरा लेयर, इसी तरह से ये लेयर बनता चला जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, AA टाइप का ये 3D सिस्टम है। पहले लेयर का रिपीटेशन नहीं था, पहले रोज का यहाँ पर रिपीटेशन था, अभी लेयर वाइज ये रिपीट हो रहा है, प्लेन का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A और R में रिलेशन, तो बहुत ही सिंपल तरह से मैंने बता रखा है कि भाई यहाँ पर एक दूसरे को ये टच कर रहा है, और अगर ये एक दूसरे को टच कर रहा है तो यहाँ पर A और R में रिलेशन क्या होगा, A = 2R हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसी को यहाँ पर पुट किया, और जब पुट करा तो हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है 52%। ऑफ कोर्स यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना निकलेगा 52 से हमने क्या करना है 100 को 52 से माइनस करना है, यू विल गेट द 48%।
तो ये रिलेशन हो गया हमारे पास क्या, सिंपल क्यूबिक के लिए। ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत जगह में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर चलूं, मैं किसी एक एटम को मार्क कर रहा हूं, मैं इस कॉर्नर एटम को मार्क कर रहा हूं, सपोज दैट ये ग्रीन एटम मैंने कन्वर्ट कर लिया इसे, ताकि आपका फोकस उस पर जाए। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट एटम जो उसको डायरेक्टली टच कर रहा हो। देखो ये एटम किस डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, और ये जो फेस डायगोनल में मौजूद है ये किस डिस्टेंस पर मौजूद है, ये हमारा a√2 डिस्टेंस पर मौजूद है। आप ही बोल सकते हो भाई ए वाला क्या होगा, वही नियरेस्ट होगा। और नियरेस्ट के हिसाब से ये एटम हो गया, फिर ये एटम हो गया, और फिर ये एटम हो गया। ये तीन एटम ऐसा है जो इसके नियरेस्ट है, ए डिस्टेंस पर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये सारा कुछ है। इसके लेफ्ट में एक क्यूब होगा, क्योंकि मैं इसको स्पेस लैटिस में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या होगा, इसके लेफ्ट में एक क्यूब होगा, तो वहां पर भी एक एटम मिलेगा जो इसको डायरेक्टली टच कर रहा होगा। इसके टॉप में और इसके बैक में वहां पर भी एक एक क्यूब होगा, तो टॉप में एक क्यूब होगा तो यहाँ पर एक डिस्टेंस पर होगा एक एटम, और बैक में एक होगा। सो टोटली इस कॉर्नर एटम को कितना एटम टच कर रहा है, तो 6 एटम टच कर रहा है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, बीसीसी सिस्टम। बीसीसी सिस्टम में कैसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर बीसीसी सिस्टम हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ए बीसीसी सिस्टम। बीसीसी सिस्टम कहने का मतलब ही हुआ कि सारे कॉर्नर और बॉडी सेंटर का एटम ये सारा सेम होगा, भले ये मैंने अलग अलग कलर से दिखा रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सारे एक ही टाइप के एटम से बने हुए हैं, तभी मैं इसे क्या कर सकता हूँ, बीसीसी सिस्टम कह सकता हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब यहाँ पर देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में है क्या, जब सभी कॉर्नर में एटम मौजूद है और बॉडी के सेंटर में भी एक एटम मौजूद है सेम साइज का, तो याद रखना कि ये एटम और ये एटम एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। भाई तुमने करा क्या, तुमने 4 एटम रखा, मान लो कि शुरुआत में ये एक दूसरे को टच कर भी रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और तुमने यहाँ पर सेम साइज का एक एटम यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो एटम जो होगा कॉर्नर का वो थोड़ा दूर दूर नहीं चला जाएगा, ऑफ कोर्स चला जाएगा, और फिर से उस रिपीटेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एक ए लेयर था, बी में चेंजिंग आया है, मतलब सेकंड में कुछ चेंजिंग आया है, तो ये बी लेयर में काउंट होगा। और यहाँ पर टॉप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस से ए लेयर का रिपीटेशन हो रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसे ए बी टाइप भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीज ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पहले ही कैलकुलेट कर रखे थे, पहले भी सीख रखे हैं हम लोग। अगर नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना। दैट विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 2 एटम जो कि स्फीयर है हमारा, वो क्या हो जाएगा 2 × 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट विल बी सेम a³। लेकिन यहाँ ए और आर में रिलेशन कहाँ से निकलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में एटम आने की वजह से कॉर्नर एटम अब एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। अगर कॉर्नर एटम एक दूसरे टच नहीं कर रहे तो मैं यहाँ पर a = 2r तो नहीं लिख सकता भाई, ये तो गलत हो जाएगा। अब a = 2r नहीं लिख सकता तो करना क्या है, इसमें कौन सा एटम टच कर रहा होगा, ये एटम जो है ना बॉडी डायगोनल के अलोंग यही टच कर रहा होगा, क्योंकि बीच में एक एटम फिक्स किया उसके ऊपर फिर से लेयर बनाए तो बीच वाला एटम सभी कॉर्नर के साथ ये टच कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर देखो इस पिक्चर के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि ये एज लेंथ ए है, ये फेस डायगोनल a√2 होगा, और यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा a√3 होगा। ये डिस्टेंस मैंने बता रखा है। ये पिक्चर जो है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप देख सकते हो कि कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये और ये एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, अलोंग द बॉडी डायगोनल ही एक दूसरे को टच कर रहा है। और इसका कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि ये जो AC² है, ए से लेकर सी, यहाँ पर देखो ये जो है ना ए से लेकर ये जो सी है, ये चीज ध्यान देना। AC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²।
एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू 4R, ये 4R के बराबर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसका R हो गया, ये हो गया 2R और ये हो गया R, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 4R। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, A और R में रिलेशन मिल रहा है। ये भी आपको पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। सो A इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पर 4R बाई रूट 3। इस चीज को अगर आप यहाँ पर पुट करते हो देन यू विल गेट द 68% पैकिंग एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स 68% अगर पैकिंग एफिशिएंसी है देन 32% क्या होगा हमारा, परसेंटेज ऑफ वॉइड होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग्स, क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जा सकता है, जस्ट आप देखकर बता सकते हो। बॉडी सेंटर के आइटम को कंसीडर करो और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल कर आएगा, जितना आइटम इसको डायरेक्टली टच कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 8 हो जाएगा। रहा सवाल कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इन केस ऑफ BCC सिस्टम व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो बॉडी के सेंटर में था वो तो 4 ऊपर 4 नीचे, इस तरह से 8 एटम उससे टच कर रहा था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बता दिए। लेकिन अगर कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में पूछ दिया जाए कि BCC सिस्टम ही है हमारा लेकिन कॉर्नर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, भाई कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। कॉर्नर एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 ही होगा। और इसे आप यहां से समझ सकते हो। देखो यहां पर मान लो कि एक बड़ा सा स्पेस लैटिस है और मुझे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है वो क्या है, बॉडी सेंटर एटम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ ब्लू एटम से। अब देखो बॉडी सेंटर एटम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 यूनिट सेल है, 8 यूनिट सेल है ना, 4 नीचे है और 4 ऊपर है इस स्पेस लैटिस में। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सभी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में क्या होगा, एक एक एटम मौजूद होगा, क्योंकि ये तो BCC सिस्टम है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, सभी में उसके कलर के अकॉर्डिंग ही मैंने एटम को पुट करा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सभी के बॉडी के सेंटर में एक एक एटम मैंने दिखा दिया। इन सभी को मिलाओगे ना तो जानते हो आपको क्या मिलेगा, एक नया सा क्यूब मिलेगा, बेबी क्यूब मिल जा रहा है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक नया सा क्यूब मिला और नए से क्यूब में जो मैंने कॉर्नर एटम ले रखा था एक तरह से, इस व्हाइट वाले यूनिट सेल का ये क्या था, कॉर्नर एटम ही तो था। तो ये कॉर्नर एटम इस नए क्यूब का बॉडी सेंटर एटम बन गया। ये इंपॉर्टेंस है। ये जो हाईलाइट करा हुआ था एटम शुरुआत में ब्लू कलर में, ये एटम क्या था, इस व्हाइट वाले का कॉर्नर एटम मैं कंसीडर कर सकता हूँ, या बैक वाले येलो का मैंने कॉर्नर एटम कंसीडर कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं इसे अगर कॉर्नर एटम मान लेता हूँ इस व्हाइट वाले यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो नया जो क्यूब बना सभी बॉडी सेंटर एटम को मिलाने पर उसका ये कॉर्नर एटम क्या बन गया, बॉडी सेंटर एटम बन गया। दैट मीन्स कॉर्नर का एटम हो या बॉडी सेंटर का एटम हो वो सेम होगा, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होने वाला है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, इन BCC सिस्टम आइदर कॉर्नर एटम्स और बॉडी सेंटर्ड एटम्स बोथ हैव इक्वल कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज इक्वल टू 8। अगर मैं बात करता हूं FCC सिस्टम में, तो FCC सिस्टम में क्या है कि एटम कॉर्नर में होगा और फेस के सेंटर में होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर सभी के सभी फेस के सेंटर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम जैसे निकाला जाता है, क्योंकि फेस के सेंटर में एटम है तो कॉर्नर एटम तो अभी टच नहीं कर रहा होगा, अलोंग द फेस डायगोनल ही एक दूसरे को ये टच कर रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ना, अगर मैं यहां पर 4 एटम एक दूसरे को शुरुआत में क्या कर रहा था, शुरुआत में इस तरह से ये टच कर रहा था, लेकिन अगर सेम साइज का एटम यहां बीच में अगर आप प्लेस करोगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सारे एटम क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे और आप बोल सकते हो कि कॉर्नर एटम तो एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ऑलराइट, लेकिन हाँ अलोंग द फेस डायगोनल ये टच करेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पर आपको जानना है कि भाई ए और आर का अगर रिलेशन ये करना है, फाइंड आउट करना है, तो फेस डायगोनल को ही लूंगा। ये फेस डायगोनल, आप इसको ना टॉप में इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फेस डायगोनल तो हमारा क्या होता है, a√2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ दिखा रखा है, ये देखो यहाँ पर फेस डायगोनल है और ये फेस डायगोनल में a√2 हो जाएगा, लेकिन a√2 किसके बराबर होगा, ये a√2 4r के बराबर होगा। तो ये भी कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, a√2 किसके बराबर है, 4r के बराबर है। और यहाँ पर फाइनली a और r में रिलेशन मैंने फाइंड आउट कर रखा है। सो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी 74%।
अभी तक का फिलहाल सबसे ज़्यादा है पैकिंग एफिशिएंसी, कितना है 74%। ठीक है, मैं 3D सिस्टम के रेशो में बात कर रहा हूँ। 2D में एक आया था 90.05 HCP में, बट 3D में अभी तक का तो ये ज़्यादा है। सो 74% से पैकिंग एफिशिएंसी है, और परसेंटेज ऑफ वॉइड क्या मिल रहा है हमें, दैट इज व्हाट 26%। रहा यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 12 होता है। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने की कोशिश करो। देखो मैं एक फेस सेंटर एटम को इसको मार्क कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है ना, इसे मैं साइड वाले को मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में एक और क्यूब बना सकता हूँ, तो इसे भी मैंने क्रिएट कर लिया। ये सारे एटम जो देख रहे हैं इसी प्लेन में, वो किस डिस्टेंस पर है, a√2/2 में मौजूद है। और अगर आप देखोगे इसके रेस्पेक्ट में मैंने दिखा रखा है, तो 4 एटम तो ये जो होगा इसी प्लेन में इसको टच कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये क्या बनाया, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बना रहा है। अगर ये a√2/2 डिस्टेंस से टच कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी तो सेम होगा, क्योंकि देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, सारे साइड से बराबर होते हैं। डायरेक्टली अगर देखोगे ना तो स्मॉल या लार्ज ऐसे देखने को मिलेगा लेंथ, लेकिन एक बार एक पिक्चर समझ लिए कि भाई टॉप के सेंटर में जो मौजूद है, मतलब टॉप के फेस सेंटर में जो एटम मौजूद है, वो भी इस फेस सेंटर के एटम से सेम डिस्टेंस पर मौजूद है जितना ये मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से ये 4 एटम, टॉप के फेस सेंटर एटम, बॉटम का, बैक वाले फेस सेंटर और फ्रंट वाले, इधर हो गया 4। उसी तरह से राइट में क्या हो जाएगा, राइट में हमारा 4 हो जाएगा, और एक प्लेन में ही फिर 4 है। टोटल कितना हो जाएगा, 12 फेस सेंटर एटम है एक तरह से, या फिर इसके नियरेस्ट एटम है जो कि इसको डायरेक्टली टच कर रहा है। 4 इसके प्लेन में ही, लेफ्ट में क्या, एक टॉप में एक बॉटम में, उधर के पीछे वाले फेस सेंटर में और फ्रंट वाले में। ये वाला फेस सेंटर एटम इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ए डिस्टेंस पर मौजूद है। बाकी हमारे पास क्या, वो a√2/2 वाले डिस्टेंस पर मौजूद है, मतलब a/√2 के डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये चीज आपको समझना है। अब यहाँ पर इसके अलावा इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉर्नर एटम हो, जैसे कि ये एक यूनिट सेल है व्हाइट कलर का, इसका कॉर्नर एटम हम लोग मान लिए। अब इस कॉर्नर एटम में मैं ऐसा मान लेता हूँ ना कि ये सारा का सारा सिस्टम क्या है, ये FCC यूनिट सेल से मिलकर बना है। तो सभी FCC यूनिट सेल से मिलकर बना है, तो यहाँ पर इधर भी फेस के सेंटर में एटम होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसको अगर ये करोगे बहुत ज़्यादा, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इससे भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। यहाँ पर एक एटम होगा, देखो पहले तो यहाँ पर कुछ एटम यहीं पर दिख जा रहा है, किस किस डिस्टेंस पर मौजूद हो सकता है। एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ पर इस फेस सेंटर में, तीसरा एटम यहाँ पर मिलेगा हमें, और चौथा आइटम यहाँ पर मिलेगा। 4 आइटम तो मुझे इसी जगह मिल गया। अब प्लेन तो यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 इस जगह भी है, तो वहां पर भी हो जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। सभी के फेस सेंटर में मैंने एटम ये कर दिया। अब देखो बीच में भी तो प्लेन है जहां पर फेस सेंटर में एटम हो सकता है, तो वहां पर भी मुझे दिखाना है। तो टोटल क्या हो जाएगा, कॉर्नर एटम के ही रेस्पेक्ट में यहाँ पर 12 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जो डायरेक्टली इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन। और इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि FCC सिस्टम में भी चाहे वो फेस सेंटर का एटम हो या फिर कॉर्नर मोस्ट एटम हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्नर का एटम हो, कॉर्नर मोस्ट नहीं, वो क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आज के लेक्चर में यहीं पर स्टॉप करता हूँ। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हम लोगों ने बेसिकली जो हमारा NCERT में भी दे रखा है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसे हम लोगों ने समझ लिया है। इसके अलावा एक और सिस्टम है, वो है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग सिस्टम। वीडियो काफी बड़ा बन रहा है, इसलिए मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।